Good evening. Good evening, sir. तो आज अपन को न्यू टॉपिक शुरू करना है सर्कल्स। सर्कल्स जो चैप्टर है ये स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में सिंपल चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है अगर हम जेई के मेंस के पॉइंट से बात करें। इनफैक्ट मेंस एंड एडवांस्ड दोनों में ही 2 क्वेश्चंस का एवरेज पर ईयर आता है। अराउंड 1.5 क्वेश्चंस मान लो एवरेज में, या 2 क्वेश्चंस मान लो, इतना पर ईयर का एवरेज है इसका। सर्कल्स चैप्टर सिंपल तो है समझने में, स्कोरिंग भी है, क्वेश्चंस अभी बताया है कि इतने आते हैं। और जो सर्कल्स के बाद अपना 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसके लिए भी सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम सर्कल्स चैप्टर में जो कंसेप्ट, जो फॉर्मूले, जो मेथड डिस्कस करेंगे वो ऑलमोस्ट सेम मैनर में ही हम पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इन वाले तीनों टॉपिक्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ इक्वेशंस चेंज होंगी, उसके अलावा जो मेथड है या जो फॉर्मूला है या जो भी कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो सारा की सारा सेम ही टाइप का रहेगा, कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के अलावा। तो अगर हमने सर्कल्स को प्रॉपरली समझ लिया तो दैट मीन्स कि पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला वाला जो पार्ट है, जो काफी लेंथी है, जे के अकॉर्डिंग काफी यूजफुल है, वेटेज अच्छा है, उसका 60-70% तो पोर्शन सर्कल्स के थ्रू ही हो जाता है। अब ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है कि उन लोगों ने, जैसे क्योंकि अभी मैंने पिछले एक बैच में देखा था कि स्ट्रेट लाइन कवर प्रॉपरली नहीं किया हुआ है। अगर कोई ऐसा है जिसने स्ट्रेट लाइन ढंग से पढ़ा हुआ नहीं है तो एक बार स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नोट्स को रिवाइज कर लो, होमवर्क कर लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का भी यूज आता है। हम ये तो नहीं बोल रहे कि 100% पूरा की पूरा चैप्टर यूज आ जाएगा, बट हाँ सर्टेन पॉइंट्स का यूज आता है। तो सिंस अभी टाइम है अपने पास, आज अपन फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में तो कोई खास यूज स्ट्रेट लाइन का आएगा नहीं, लेकिन सेकंड लेक्चर और उसके ऑनवर्ड्स आएगा, और वो अपना नेक्स्ट वीक में होगा। बिकॉज मैंने पहले बता दिया कि कल वाली जो क्लास है उसमें हम स्ट्रेट लाइन के जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के का रिवीजन एक बार और कर लेना सर्कल्स चैप्टर के लिए। सर्कल्स चैप्टर में हम सबसे पहले तो बात करें कि जो सर्कल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जो तुमने लास्ट ईयर तक 10th क्लास तक पढ़ी होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। प्रॉपर्टीज क्या? सिंपल सिंपल से पॉइंट्स जो हैं कि ये कोई भी सर्कल है, अगर हमने इसके डायमीटर को लेके, ये डायमीटर है, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसका वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पे है, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कि सर्कल की कोई भी एक कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड, इस पे सर्कल के सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये कॉर्ड का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, या फिर यूं बोल सकते हैं कि इफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी देन सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, सिर्फ डायग्राम ही बना रहा हूं मैं, स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूं, वो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसलिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if two chords of circle are of same length, AB chord है and CD chord है, and if these two chords are of same length, then perpendicular distance from center on these chords will also be same. परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इन दिस केस OM और ON है। इसका कन्वर्स भी ट्रू बोल सकते हैं। कन्वर्स क्या कि इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ टू chords फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज सेम, देन these two chords are of same length. ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if any chord subtends an angle theta on circumference of circle, इनफैक्ट उससे पहले तो प्रॉपर्टी यही है
कि any chord of circle subtend equal angle on same side of chord on the circumference. First and sorry. First property तो ये है कि if we draw a triangle whose one side is diameter of circle and third vertex lie on circumference of the circle, then the triangle is right angled triangle. ठीक है, यहाँ right angle बन रहा है. Second property is that M is midpoint of AB. Then CM is perpendicular to AB. या फिर कन्वर्स कि if CM is perpendicular to chord AB, then M is midpoint of chord AB. थर्ड, अभी डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है. फोर्थ है कि एनी chord subtend इक्वल एंगल ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. बट वो हम जो एंगल बोल रहे हैं वो सेम साइड में बोल रहे हैं chord के. अगर हम chord के अपोजिट साइड के एंगल की बात करें तो यू ऑलरेडी नो दैट दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा. अगर हमने chord के अपोजिट साइड के एंगल को बोला तो वो फिर पाई माइनस थीटा हो जाएगा. और if any chord is subtending an angle theta on circumference of circle, then angle subtended at the center of the circle is 2 theta. If this angle is theta, then this angle is 2 theta. So ये सबको प्रूफ जरूरी नहीं है ना, ये लास्ट वाले का प्रूफ नहीं नहीं, अभी तो ये तो सारे 10th क्लास के हैं, अभी तो अपने को यूज नहीं आएगा. और कोई प्रॉपर्टी तुम्हें याद आ रही है? किसके सर? और कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है सर्कल की इनके अलावा? सर टैंजेंट्स के साथ कि मतलब वो टैंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, दो अगर पॉइंट पे अगर टैंजेंट्स बन रहे हैं सेम पॉइंट से तो फिर वो उनका लेंथ इक्वल है. ओके, if any point is lying outside the circle, then we can draw exactly two tangents on the circle from that point. अगर हमने अभी इस पॉइंट को P बोल दिया, सर्कल का सेंटर C है, एंड ये जो लाइंस हैं ये सर्कल को A एंड B पॉइंट पे टच कर रही हैं, then PA and PB are lengths of tangents and PA is equal to PB. एंड सर एक और भी था ना कि उसके बीच में जो एक टैंजेंट जो पॉइंट को मतलब पी एंड पीबी को जो जॉइन करेगा और वो पॉइंट सर्कल को भी टच करते हैं वो मिड पॉइंट परपेंडिकुलर. सर वो अगर वो टैंजेंट जो पॉइंट पे टच कर रहा है वो परपेंडिकुलर रहेगा सेंटर से. बिल्कुल, ये शायद अपना मतलब इसमें कवर भी हो जाएगा कि दिस AC लाइन एंड BC लाइन, ये जो है these lines are perpendicular to respective PA and PB lines. हम अभी ये क्योंकि ये तो अपने इसमें भी आ जाएगा कि PA and PB lines are tangents and CA and CB lines are normals of the circle. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे कवर हो गया वैसे तो, बट स्टिल कि इफ इस तरह से these 4 points are concyclic. concyclic का मतलब कि ये एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं या मेकिंग अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, then sum of opposite angles is equal to 180 degree. ठीक है, ड्राइंग लेट आ रहा है. ओके, एक हम एरिया की भी बात करें तो सर्कल का एरिया ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर, यू नो. सर्कल का सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर. सर्कुलर सेक्टर का एरिया अभी कर दो नेक्स्ट पेज. नहीं सर लिख रहे हैं.
थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, और अगर हम थीटा को ऑलरेडी रेडियन में ही ले लें, देन एरिया बिकम्स हाफ आर स्क्वायर थीटा। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे नोट करता हूँ। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, सर्कल्स चैप्टर जो है वो बहुत सिंपल सा ही चैप्टर है, जे के अकॉर्डिंग अच्छा वेटेज है। और सर्कल्स चैप्टर के कंसेप्ट को हम कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला में एज इट इज यूज करेंगे, तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डन ऑन दिस पेज। सर जेई के लिए आपने क्या बोला सर? जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। इसका एवरेज जो है वो 2 क्वेश्चंस पर ईयर है, मेंस में भी एडवांस में भी। और इस चैप्टर के जो फॉर्मूले और कंसेप्ट्स हैं, ये हम एज इट इज यूज करेंगे कोनिक सेक्शन, दैट इज पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला चैप्टर में। तो अगर अपन को सर्कल समझ आ गया, तो कोनिक सेक्शन का भी 60-70% पोर्शन हम इसी चैप्टर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं, बिना कोनिक सेक्शन को पढ़े। सर तो लगभग ये छोटा चैप्टर है कि बड़ा है? छोटा चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन में अपन को आई थिंक 10 लेक्चर्स लगे हैं, और सर्कल्स में 5 to 6 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब कि दूसरे चैप्टर्स के थ्रू मतलब मिक्स? दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जेई मेंस में तो जनरली डायरेक्ट ही आते हैं, लेकिन एडवांस में मिक्स भी आते हैं और डायरेक्ट भी आते हैं। ओके सर, और वो कोनिक सेक्शंस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? कोनिक सेक्शन लेंथी है चैप्टर। कोनिक सेक्शन के कंप्लीट होने में एटलीस्ट 12 लेक्चर्स ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स तो मिनिमम है। और फिर डिपेंड क्लास में कितना डिस्कशन होता है। मुझे वो समझा नहीं, पाई माइनस थीटा वाला, मतलब पता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या एक बार? वो पाई माइनस अरे वो थीटा डबल कैसे? एंगल हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे मैं एक बार बढ़ देता हूँ। ठीक है। इस तरह से है कि ये कोई कॉर्ड है, और ये कॉर्ड हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की वो तो ये था कि इफ एंगल मेड ऑन सर्कमफेरेंस इज थीटा, देन दिस इज 2 थीटा। तो अगर हम यहाँ पे एंगल जो बन रहा है उसको हम फाई मान लें, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 2 फाई। समझ आ रहा है? तो 2 थीटा प्लस 2 फाई इज इक्वल टू 2 फाई। हाँ सर, समझा। जो हम एरिया की बात कर रहे थे वो इस तरह से है कि ये कोई हमने सर्कल लिया, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल आर है। तो इसमें जो ये सर्कुलर सेक्टर बन रहा है, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। और अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात कर लेते हैं, इन दैट केस थीटा बिकम्स 2 पाई, देयरफॉर एरिया इज पाई आर स्क्वायर। लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ आर्क, कि ये वाला पॉइंट अगर ए पॉइंट है एंड बी है, तो लेंथ थीटा बाय 360 into 2 pi r। हाँ, उसको हम डायरेक्टली अगेन आर थीटा बोल सकते हैं, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ठीक है? एंड इफ कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस, तो थीटा 2 पाई हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यानी कि ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज आर इंटू थीटा। अच्छा, जैसे मतलब अपन ने ये जो फॉर्मूला डिस्कस किया है, तुम लोग बताना क्लास चालू आहे माझा. और ना
ये शेडेड रीजन का एरिया बताना है। एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्राइंगल। बोलो कितना फिर? हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यस, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ट्रायंगल का एरिया इज हाफ ए बी साइन सी। हाफ ए बी साइन सी में मतलब जो दो साइड लाइंस अपन ले रहे हैं उन्हीं का एंगल यूज करना है। तो इन दिस एक्सक्यूज मी सर, सर Yes. ऊपर आपने 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये वाला हाफ फॉर्मूला ये है। नहीं, फर्स्ट ये फॉर्मूला कैसे आया? लेंथ ऑफ आर केसी समझ आया, एरिया तो थीटा बाई 360 into पाई आर स्क्वायर होगा ना। हाँ तो वो पाई पाई कैंसिल हो 360 जाएगा। वो रेडियन में आएगा ना। हाँ सर, हाँ समझ गया। और ये सारे एरिया का Yes, जो sir. प्रॉपर डेरिवेशन है, तुमने फॉर्मूला यूज किया है, प्रॉपर Yes, sir, डेरिवेशन sir. इंटीग्रेशन में आ जाता है। आई थिंक फिजिक्स में किया भी होगा। हाँ सर, हाँ सर। तो ये अपने बेसिक पॉइंट्स हैं सर्कल के। अच्छा एक और है, एक और Sir? बेसिक पॉइंट। सर वो ये साइन थीटा कैसे हाँ, आया? कोई ट्रायंगल एबीसी है, ये वाला साइड स्मॉल सी, ये वाला साइड स्मॉल बी, ये वाला एंगल कैपिटल ए, तो इसका एरिया हाफ ए बी साइन सी होता है। हमने लास्ट स्ट्रेट लाइन चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो जो साइड लेंथ हमने यूज किया, ए बी साइन सी लिखा है क्या मैंने, इसको मैं हाफ बी सी साइन ए लिख देता हूँ। तो जो साइड लेंथ हम यूज कर रहे हैं वो ले लिए और उनके जो एंगल कंटेंट है वो एंगल यूज किया। तो ऐसे ही यहाँ पे दिस साइड लेंथ इज आर यूनिट, दिस इज आर यूनिट, और एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज थीटा। ठीक है। एक ये वाला पॉइंट है कि कोई सर्कल इस तरह से है, ये पॉइंट P जिससे एक टेंजेंट ड्रॉ की जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PT है, और टू कॉर्ड्स ड्रॉ कर ली जो सर्कल को A एंड B, C एंड D पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB इज फर्दर इक्वल टू PC इंटू PD। अभी मैं लास्ट पे शो करता हूँ। तो अगर पॉइंट P सर्कल के बाहर लाया करा तो टेंजेंट भी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो फिर PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD होल्ड करेगा। लेकिन अगर पॉइंट इनसाइड ऑफ द सर्कल है, इस तरह से है, अब पॉइंट P जिससे टू कॉर्ड्स, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD सेम ही टाइप में बन रहा है, तो अभी भी PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD ये होल्ड करेगा। ये वाला प्रॉपर्टी पता है पहले से? यस और नो? नो। पक्का? किसी और को? यस सर पता है। ओके, अपन ये वाला प्रॉपर्टी भी सर्कल की जब इक्वेशंस पढ़ेंगे तो प्रूफ भी कर लेंगे। एक बार मैं लास्ट पेज शो कर देता हूँ, ये लो। So this formula half r square theta minus sine theta is for area of what? एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये जो हमने शेड किया हुआ है, या इनफैक्ट एरिया ऑफ, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, उल्टा बोल दिया मैंने। तो सेगमेंट का एरिया है। हाँ, शेडेड नहीं, सर्कुलर सेगमेंट का एरिया है। शेडेड रीजन का एरिया तो ये ट्राइंगल जो हमने लिखा है, ये वाला एरिया जो हमने लिखा है वो है, एंड दिस इज एरिया ऑफ सर्कुलर सेगमेंट। और सर्कुलर सेगमेंट का मीनिंग मेरा ये जो मैंने ट्रायंगुलर शेड सेगमेंट किया, होगा। क्या यहाँ पे ट्रायंगल का निकाल रहे थे कि सर्कल का? नहीं, ये जो मैंने अभी येलो में शेड किया है ना, ये वाला एरिया है। अच्छा सर।
हो गया सर। ठीक है। सर r sin थीटा तो cb का परपेंडिकुलर होगा ना, तो बोलो। मतलब ट्रायंगल का फॉर्मूला है तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो वो हाइट थोड़ी होगा ट्रायंगल का r sin थीटा। हाँ तो हाइट के लिए हम कर रहे हैं। ये इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। हाँ थीटा तो ऊपर है ना सर, तो सी पॉइंट पे ही है ना। हाँ हाँ तो अभी अगर हमने, अच्छा मैं इसको बेस में बनाया था, यानी कि इस डायग्राम को रोटेट कर रहा हूं मैं अब नेक्स्ट डायग्राम में, तो ऐसे कोई डायग्राम बना हुआ है। अभी ये भी आर है, ये भी आर है, ये सी है, ये वाला एंगल थीटा है, एंड ये वाले ए बी yes, पॉइंट्स sir. हैं। तो Yes, sir. अभी इसमें समझ अभी क्लियर है क्या? हाँ सर। अब हम बात करते हैं जो अपने बस 11 एक सेंटेंस पे प्रीवियस दिखा पेज, सकते हो बस एक सेंटेंस। सर, वो 2 सर्कल वाले। हम्म सर इससे पहले वाले एक और बार हाँ दिखा सर। सकते हो? इससे पहले वाला बच गया तो। हाँ सर एक सेकंड हाँ। बस। ये वाला ना। यस सर। सर इसमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें आपने आर स्क्वायर क्यों लिखा? अरे हमने, अच्छा तो मैं ये वाला जो पॉइंट है दिस वन, हाँ ये ये वाला, समझ आ गया। हाँ सर। अब हमने इस एरिया में से ये जो ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिक्वायर्ड यस एरिया मिल जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। सर आगे नेक्स्ट बढ़े। पेज दिखा सकते हो? सर नेक्स्ट पेज दिखा सकते हो? तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ, हाँ सर समझ, यस सर। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल्स की बात करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी इक्वेशन एक वेरिएबल पाथ के लोकस का इक्वेशन है, वेरिएबल पॉइंट के पाथ का इक्वेशन है। और इन केस ऑफ सर्कल हमने इक्वेशन का डेरिवेशन भी किया था। इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज x1 y1 एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज r, देन इक्वेशन जो है उसको फाइंड करने के लिए मैंने बोला कि एक वेरिएबल पॉइंट p h, k का सेंटर x1 y1 से डिस्टेंस कांस्टेंट r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से h माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r। स्क्वायरिंग किया और लोकस लिखा तो दिस बिकम्स x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is x1 y1 and radius is r। ठीक है, अब इसको हम अभी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ Can you सर go to previous ये page? एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या ये वाला? ग्रुप पे सेंड किया है। ये समझ आ गया? एक नहीं सर, एक बार बताइए तो वो क्या लिखा आपने टॉप हमें एक वाला? वेरिएबल पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो इस तरह से एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है कि इसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है एंड दैट हाँ कांस्टेंट सर। डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस आर, यस मतलब। सर। तो यस हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और लोकस फाइंड कर लिया। लास्ट पेज पे ये, अरे ये अभी मतलब इतना टाइम तो मैंने लिखने में नहीं लगाया था, तुमने नोट करने में लगा लिया। तो किसी को भी एक बार रुको, फर्स्ट पेज पे कुछ भी नोट करना है? नहीं। पेज नंबर 2 कुछ भी नोट करना है? नहीं। पेज नंबर 3 नोट कर लिया जो भी नोट करना था? कर लिया सब। ओके। Do we need to memorize PA? Yes, बिल्कुल।
ये वाला जो हमने भी लास्ट पेज पे फॉर्मूला सर लिखा आप है, लाइन का इन बोथ द फॉर्मूला केस, लिखते हैं क्या? क्या एक मिनट रुको, इन बोथ द केसेस चाहे पॉइंट पी सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। और पी क्या है, जो टू कॉर्ड्स की अपन बात कर रहे हैं उनका टू सीकेंट्स की अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्ली बोला जाए तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। सीकेंट और कॉर्ड वर्ड में ऐसा कोई खास डिफरेंस तो नहीं है, बट स्टिल कि सीकेंट तो ये कंप्लीट लाइन है एंड कॉर्ड ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सीकेंट नहीं पूछा जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा जाएगा। तो ये वाला पार्ट इज कॉर्ड और ये कंप्लीट लाइन इज सीकेंट, ठीक है। सर अभी हम, इसका सेक हाँ थीटा बोलो से बोलो। ना क्या, जैसे सेक थीटा को भी हम लोग सीकेंट बोलते हैं ना, कि ऐसे नेमिंग है बस, की कोई रिलेशन? और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनमें अपन इनफैक्ट जैसे टेन थीटा को हम टेंजेंट बोलते हैं, तो वहां टैंजेंट मीनिंग तो मुझे पता है, यस सर, कि वो कोई ऐसे कर्व का टैंजेंट तो वो एक पॉइंट पे टच करते हैं ना, मतलब नहीं नहीं, उसका थीटा मतलब टेन थीटा से क्या रिलेशन है, वो वाली बात है एक्चुअली। है वही ट्राइंगल वाली बात ही, लेकिन कोई भी एक कर्व है उसका जो स्लोप होता है स्लोप है, हाँ सर, वो है, और ये एक्स एक्सिस है, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्लोप, टेन यस। थीटा। तो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, तो वहीं से ही ऐसा अब मेरे को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली सीकेंड वर्ड ही क्यों यूज किया, बट डेफिनेटली जैसे इस टेंजेंट में कुछ रिलेशन है वैसे हाँ ही सर, सीकेंट वर्ड में कोई रिलेशन तो रहा होगा। बट वही वाली हाँ बात आ सर, जाएगी फिर कि अगर रिलेशन रहा होगा तो फिर कॉट यानी कि को टेंजेंट, ये वाला वर्ड तो ज्योमेट्री में कुछ होता नहीं है, हाँ सर। पता नहीं। चलो नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, जैसे अपन ने इक्वेशन ऑफ लाइंस की बात की थी डिफरेंट फॉर्म्स में, वैसे ही है इक्वेशन ऑफ सर्कल। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड सर्कल। सभी लोग हैंड सर टू हैंड करते जाना, कोई खास इसमें समझने वाली बात है नहीं। हाँ बोलो। सर इसके पिछले पेज में लिखा था वो बस समझने के लिए था ना? हाँ वो मैंने हटा भी दिया, मतलब वो अभी लास्ट पेज अपना ये वाला ही है। हाँ ओके सर। स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल या स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन, हमने उन कर्व्स को बोला है जिनका सेंटर, और अगर सेंटर नहीं है तो वर्टेक्स 0,0 पे है। तो इन केस ऑफ सर्कल इफ सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस को कोई सा भी नंबर a ले लिया, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो जो सर्कल है ऐसा कुछ बन जाएगा। इफ a इज पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस को हमने a लिया तो a इज डेफिनेटली पॉजिटिव, तो दिस पॉइंट बिकम्स a,0, दिस इज 0, a, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड सर्कल। सेकंड इज सेंटर रेडियस फॉर्म। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर इसमें x और y का रेंज क्या होगा रियल वैल्यूज के लिए? सर्कल में हाँ, x और y का रेंज क्या, मतलब डायग्राम से समझ आना चाहिए ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां तक वेरी कर रहा है सर्कल। अच्छा, हाँ, -a to a, ये वाला पॉइंट जो है -a,0 हो जाएगा and this point is 0, -a. So on x-axis, x can lie from -a to +a. Same goes for y on y-axis. ठीक है? yes sir. If center of circle is cx1, y1 and radius is r, then equation of circle is तो ये हमने अभी जो बात की थी लोकस वाली, वहां से ये इक्वेशन डिराइव हुई थी। और इसी इक्वेशन में अगर हमने सेंटर को 0,0 ले लिया तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है स्टैंडर्ड सर्कल, इसकी इक्वेशन बन गई। सर यहाँ पे आपने hk को xy ले लिया। वो तो लोकस में लेते ही हैं अपन। हाँ सर।
ठीक है। तो जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया कि कोई भी एक लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या चाहिए होता है कि या तो लाइन पे 2 पॉइंट्स मिल जाए या फिर लाइन पे 1 पॉइंट और लाइन का स्लोप मिल जाए। तो वैसे ही अगर हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो बेसिक इंफॉर्मेशन में हमें या तो सर्कल का ओनली, अभी तो जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सर्कल का सेंटर और रेडियस मिल गया किसी भी तरह से, तो हमें सर्कल की इक्वेशन इजीली मिल जाएगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उससे हम ट्राई करेंगे कि हमें सर्कल का सेंटर एंड रेडियस मिल जाए, जिससे कि हम सर्कल की इक्वेशन लिख लें। तो जैसे अब नेक्स्ट केस है जो तुम्हें बताना है कि सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट फॉर्म इज डायमेट्रिक फॉर्म, एंड मीनिंग क्या है डायमेट्रिक फॉर्म का कि इफ ए बी इज अ डायमीटर of circle where A and B are points, इस तरह से गिवन है, then equation of circle, तो फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो सेंटर आ जाएगा एंड मिड पॉइंट से एक का डिस्टेंस निकाल लेंगे ऐसा। तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आ गया जिसने बोला कि हमने अभी यही कहा था कि सर्कल की इक्वेशन के लिए किसी भी तरह सेंटर एंड रेडियस मिल जाएगा, तो सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करके हम इजीली सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ने बोला है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि ए बी इज अ डायमीटर, डायमीटर इज ऑलवेज अ लाइन सेगमेंट, और ये बोला जाए कि ग्रेटेस्ट कॉर्ड, तो वो अगेन डायमीटर ही हो जाएगा। सर्कल की जो इनफाइनाइट कॉर्ड्स होती हैं, उन इनफाइनाइट कॉर्ड में से जो मैक्सिमम लेंथ का कॉर्ड है दैट इज डायमीटर। तो अगर हमें दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन है तो हमें मिड पॉइंट से तो सेंटर मिल जाएगा और मिड पॉइंट का कोई से भी एक एंड पॉइंट से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस तरह से आती है जो थोड़ा सिंपल फॉर्म सा है कि x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस, सॉरी, इसमें हमने बोला कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है ए एंड बी पॉइंट वाली, इससे तुम्हें सेंटर और रेडियस चाहिए। देखो आ जाएगा क्या, इंफॉर्मेशन का स्टेटमेंट समझ के देखो सेंटर एंड रेडियस फाइंड कर सकते हैं क्या? यस सर। नहीं, अर्णव ने जैसे पूछा अभी, तो अर्णव ये समझ आया क्या? सो एक बार एक्सप्लेन कर सकते क्या ये इक्वेशन? अरे ये तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं, क्योंकि तुम्हें समझना है। ए बी डायमीटर है और ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो कैन वी फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल? और सेंटर आ गया यस अब अपने सर, पास, यस सर, सेक्शन सेंटर आ गया तो फिर रेडियस आ जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं एक बार इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, वापस इस पेज पे लेके आता हूँ। पॉइंट ये था कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन रिक्वायर्ड है और इंफॉर्मेशन में ओनली ये ए एंड बी पॉइंट्स गिवन है। ये बता रखा है कि ए बी इज डायमीटर, तो हमने मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया और इस सेंटर का कोई से भी एक पॉइंट बी या ए से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस फाइंड कर लिया। बट और भी इसका, और सिंस सेंटर आ गया और रेडियस आ गया, तो सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करके सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बट और भी सिंपल मेथड इसका क्या है कि अल्टीमेटली हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो पॉइंट पी का लोकस चाहिए। पॉइंट पी का लोकस फाइंड करने के लिए डायरेक्टली क्या कंडीशन लगा सकते हैं, डायग्राम देख के कुछ बताओ। सर पीए पीबी परपेंडिकुलर है। PA and PB are perpendicular to each other, यही कंडीशन से पॉइंट पी का लोकस आ जाएगा। स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB इक्वल्स टू -1, समझ आ रहा है ना? तो स्लोप ऑफ PA क्या हो जाएगा, K माइनस y1 अपॉन H माइनस x1, K माइनस y2 अपॉन H माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया,
पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने का मतलब ट्रांसफर किया जस्ट, और h और k के प्लेस पे x और y रख दिया, तो इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का मीनिंग कि हमें कोई भी एक डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इंफॉर्मेशन मतलब एंड पॉइंट्स बोला जाए या एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर बोला जाए, एक ही बात है। यस सर। इंफॉर्मेशन में एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर गिवन है और हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर एंड पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है, तो हमें अब इक्वेशन इस वाले फॉर्म में याद रखनी है कि x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार ये लास्ट वाला पेज देख लो और नोट कर लो। सर वो दो लाइन परपेंडिकुलर उसी कंडीशन में होता है क्या कि अगर वो पॉइंट सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पे लाई कर जाए? वो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि डायमीटर के एंड पॉइंट से वो दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होंगे जब वो मतलब वो डायमीटर है, तो जो ट्रायंगल बनेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इफ ए बी इज डायमीटर। क्योंकि हमने ये अभी मैं इसको वापस से नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। तो ये हमने बोला ना कि सर्कल की कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल के वो समझ गया सर, पर मैं पूछ रहा हूँ कि कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता है जहाँ परपेंडिकुलर हो, क्या खाली सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पे ही लाई करेंगे? ओनली सर्कमफेरेंस पे ही होगा। ओके हाँ। अगर अच्छा चलो इसने ये बोला है तो एक और क्वेश्चन अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इनफैक्ट जे ने किसी चीज में यूज भी कराया है। तो हमने भी बोला कि जो पॉइंट सी है ये एक वेरिएबल पी ले लेते हैं, इसको पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट अगर इस सर्कमफेरेंस पे कहीं भी लाई करेगा एक्सेप्ट ए एंड बी, तो जो एंगल एपी भी बनेगा ये ऑलवेज राइट एंगल होगा। ये वाली बात तो सबको समझ आती है। अब बताओ कि इफ पी पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो एंगल एपीबी जो बनेगा ये एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूस एंगल होगा? एक्यूट एक्यूट होगा। एक्यूट एंगल होगा। तो अगर एक्यूट आउटसाइड है तो एक्यूट और इनसाइड है तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसका जे ने एक एरिया वगैरह में कुछ यूज कराया है। तो अभी तक हमने डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन की बात की। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। उसको पहले समझ लेते हैं फिर हम नोट कर लेंगे। हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले भी डिस्कस किया था लाइन में कि पैरामेट्रिक फॉर्म एक्चुअली कोई से भी एक कर्व के इनफाइनाइट पैरामेट्रिक फॉर्म्स हो सकते हैं। हमने ऐसे कुछ एग्जांपल लिया तो हमने बोला कि अगर हमने x कोऑर्डिनेट को a ले लिया तो y कोऑर्डिनेट इज 2a माइनस 5 वेयर a इज पैरामीटर। तो ये लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म हो सकता है। हमने लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मेट x minus x1 is equal to cos theta equals to y minus y1 is equal upon sin theta is equal to r, ये भी डिस्कस किया where theta is parameter। और इससे भी हम जब पॉइंट लेते हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 plus r cos theta y1 plus r sin theta। तो ये स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसको स्टैंडर्ड क्यों लिया था? बिकॉज इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हमने नोट कर लिया था कि पॉइंट P एंड पॉइंट A के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज मॉड ऑफ r रहता है। A वो फिक्स पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, जो इन दिस केस x1 y1 है, एंड P ये एक वेरिएबल पॉइंट है। तो यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसीलिए लिया, ओनली इसीलिए लिया कि PA डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस मिल गया। अदरवाइज लाइन का तो पैरामेट्रिक फॉर्म ये भी हो सकता है। ठीक है, हम सर्कल की बात करें उससे पहले पैराबोला की एक बार बात कर लेते हैं कि ये जैसे पैराबोला है तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280, यानी कि पॉइंट इज 80 स्क्वायर 280 वेयर t इज पैरामीटर। तो इस पैरामीटर का इन सारे केसेस में पैरामीटर का मीनिंग क्या है कि जो भी हमने पैरामीटर लिया है उस पैरामीटर की फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू जो पॉइंट बन रहा है दैट पॉइंट इज सेटिस्फाइंग गिवन कर्व। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y तो है 280, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो देखो LHS एंड RHS इक्वल आ रहे हैं।
दैट मीन्स कि हम t को अब कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने t को कोई सा भी नंबर पुट किया, 1 पुट किया, 5 पुट किया, -7 पुट किया, कुछ भी पुट किया, √7 पुट किया, तो अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑलवेज इस इक्वेशन, इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे हमने एक ही अलग अलग वैल्यूज पुट की, तो वो सारे के सारे जो डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही इस थीटा के लिए भी है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का बेसिक यूज क्या है कि अगर हमें कोई से भी एक कर्व पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करना है, तो हम उस पॉइंट को x1 y1 या h, k ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब 2 अननोन्स हो गए, तो नंबर ऑफ अननोन्स को कम करने के लिए हम पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन टर्म्स ऑफ a, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड इन टर्म्स ऑफ t ले लिया। अब सर्कल के केस में क्या, इन केस ऑफ सर्कल, सर यहाँ पे उसका पैरामीटर उसका रेडियस होगा। ये जो इक्वेशन लिखी है ये हमने बोला कि लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है वेयर, एक मिनट मैंने उल्टा बोल दिया अभी अभी, लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है वेयर r इज पैरामीटर, और मैंने थीटा बोल दिया था। लाइन की बात कर रहे हैं, इन दैट केस r इज पैरामीटर, बिकॉज लाइन के केस में तो थीटा इंक्लिनेशन से फिक्स हो जाता है, थीटा वेरी नहीं कर रहा, r वेरी कर रहा है इन केस ऑफ लाइन। लेकिन इन केस ऑफ सर्कल, अब हम अगर इसको बोल रहे हैं कि सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म भी एग्जैक्टली सेम फॉर्म का दिखता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इन दिस केस नाउ थीटा इज अ पैरामीटर, इन दिस केस थीटा इज अ पैरामीटर। तो फिर ये x1 y1 और r क्या है, x1 y1 इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड r इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये बना कैसे, तो हम अब सारा कुछ बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि स्टैंडर्ड सर्कल, देखो हमने स्टैंडर्ड सर्कल को पढ़ा भी इसीलिए था कि अगर हमने इस सर्कल को डिटेल में एनालाइज कर लिया जिसका सेंटर 0,0 पे है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, अगर हमने इस सर्कल को डिटेल में एनालाइज कर लिया तो हम इस सर्कल के भी सारे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए चेंज क्या किया, अगर इसका सेंटर x1 y1 पॉइंट पे रख दिया तो ओनली शिफ्टिंग की है, एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात तो हमने पहले ही कर ली थी। अगर ये सर्कल का इक्वेशन हमने x² + y² = a² बोला, तो इस सर्कल का इक्वेशन हम x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर = a² बोल देंगे अगर a रेडियस है तो इसलिए हम इसका जो भी चीज अब हमको कभी समझनी होगी तो हम इस सर्कल का रेफरेंस ले लेंगे, इसके लिए समझ लेंगे, और फिर वो जो रिजल्ट आएगा वो हम इसके लिए अप्लाई कर देंगे। सर्कल के केस में अच्छी बात ये है, अभी तो हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर सर्कल को रोटेट भी कर दिया तो भी सर्कल की इक्वेशन को कोई भी चेंज नहीं आएगा। सर्कल की इक्वेशन में समझ आ रही होगी बात, अगर हमने सर्कल को रोटेट कर दिया तो भी ये सर्कल तो यहीं पे ही रहेगा, इक्वेशन चेंज ही नहीं होगी, तो रोटेशन से भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अनलाइक पैराबोला, वहां पे हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा जब हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका सेंटर 0,0 पे है। ये शिफ्टेड पैराबोला है, तो हमने इसको पैरेलली मूव किया है जिसका सेंटर लेट से पॉइंट 1,2 पे आ गया। और फिर ये लास्ट में मैं जो डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज रोटेटेड पैराबोला। तो इन तीनों को हमें अलग अलग डिस्कस करना होगा, और यहां से यहां जाने के लिए ओनली शिफ्टिंग है। बट मैं सर्कल में क्या बोल रहा हूं कि अगर स्टैंडर्ड सर्कल 0,0 पे सेंटर्ड है तो शिफ्टिंग के बाद भी ये सर्कल बनेगा और रोटेशन के बाद भी ये सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे रोटेशन का कोई केस हमें अलग से पढ़ना ही नहीं है इन केस ऑफ सर्कल। तो हम बात कर रहे थे कि सर्कल का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, कहाँ गया, सर्कल का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है। तो उसके लिए हमने कहा कि जो स्टैंडर्ड सर्कल है वो है x² + y² = a²। तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट इन वन वेरिएबल इस सर्कल को सेटिस्फाई करने वाला हम
a cos थीटा कॉमा a sin थीटा ले सकते हैं? यस सर। तो कोई भी एक कर्व के इनफाइनाइट पैरामेट्रिक फॉर्म से अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, तो रैंडमली कोई भी एक फिक्स किया, तो हमने स्टैंडर्ड a cos थीटा a sin थीटा लिया है, और इसको फिक्स करने के बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे कि इसमें कुछ खास बात बनती है क्या। लेने को हम बिल्कुल a sin थीटा कॉमा a cos थीटा भी ले सकते थे, ये भी एक करेक्ट पैरामेट्रिक फॉर्म है, बट स्टैंडर्ड जो है वो ये वाला ही है। ठीक है, हम लेने को कुछ भी k कॉमा रूट ओवर k स्क्वायर a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस माइनस नहीं करता, ये भी ले सकते हैं वेयर k इज पैरामीटर। तो ये भी इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे कई सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले सकते हैं, लेकिन हमने ये स्टैंडर्ड लिया, हियर थीटा इज पैरामीटर। फिर इस थीटा का सिग्निफिकेंस देखा कि थीटा का रोल क्या है। अगर हम इसका एक्स वाई प्लेन में डायग्राम बनाए और हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट जो है ये पी थीटा है, पी थीटा का मतलब होता है कि थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये पॉइंट वेरी करेगा, और इसको ओरिजिन यानी कि सेंटर से ज्वाइन किया, पॉइंट पी इज दिस। अगर पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट a cos थीटा है, तो इसका मतलब कि ये वाला डिस्टेंस a cos थीटा हो गया, एंड दिस डिस्टेंस इज a sin थीटा। तो इसका मीनिंग ये जो एंगल है ये थीटा बन गया, बिकॉज रेडियस a है। तो थीटा का सिग्निफिकेंस पैरामेट्रिक फॉर्म कंसीडर करने के बाद लिया, और वो सिग्निफिकेंस क्या आ रहा है कि पॉइंट पी को सेंटर से ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन रही है, दैट लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग आया। तो अगर हम इसको अब ये तो हमने कहा स्टैंडर्ड सर्कल पे है, तो स्टैंडर्ड सर्कल पे x इज इक्वल टू a cos थीटा है, y इज इक्वल टू a sin थीटा है। अगर सर्कल का सेंटर x1 y1 पे शिफ्ट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा अब, x माइनस x1 इज इक्वल टू a cos थीटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू a sin थीटा। दैट मीन्स x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू a, या फिर रेडियस जो भी है। सर x माइनस x1 और y माइनस y1 का वैल्यू सेम क्यों रहेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है क्या? नहीं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से। हाँ तो अगर हमने अभी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है, हमने अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेट्स से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया कि नाउ दिस पॉइंट इज x1 y1, तो x के प्लेस पे x, मतलब पहले x के प्लेस पे x माइनस 0 था, काइंड ऑफ समझने के लिए, हाँ सर समझ गया, है ना। यस। तो इस पेज पे हमने अभी हम वापस से आते हैं, तो फर्स्ट हमने बोला स्टैंडर्ड सर्कल, सिंपल सा है। सेकंड बोला, और स्टैंडर्ड सर्कल का यूज भी यही रहेगा कि हमें जब भी कोई सर्कल की सिचुएशन को एनालाइज करना है, हम स्टैंडर्ड सर्कल पे एनालाइज कर लेंगे। सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर x1 y1 पे शिफ्ट कर दिया तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा। थर्ड इज डायमेट्रिक फॉर्म, कि अगर हमें कोई भी एक डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज गिवन है, तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल बिना सेंटर और रेडियस को अलग अलग फाइंड किए। एंड नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म, point number 4 is parametric form. Parametric form for standard circle. Any point on this circle can be taken as इस पॉइंट को भी अपन p थीटा से नोट कर देते हैं, टेकन एज p थीटा। तो एंड कोऑर्डिनेट्स आर a cos थीटा, a sin थीटा।
और यहाँ पे थीटा का ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस डायग्राम से है। और सर्कल x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equal to r square. Parametric form of circle is any point on this circle can be taken as p theta x1 plus r cos theta comma y1 plus r sin theta. ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। सर ए और आर एक ही बात है ना? हाँ, फर्स्ट सर्कल में हमने स्टैंडर्ड वाले में रेडियस को a लिया हुआ है और सेंटर रेडियस में रेडियस को r लिया हुआ है। सर In सो this case, r थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, 0 से 2 पाई बिल्कुल, के बीच। अगर हम इस डायग्राम में देखें भी ना तो ये देखना सभी लोगों को समझ आना चाहिए। अगर पॉइंट यहाँ पे हो गया दैट मीन्स थीटा 0 हो गया। थीटा को 0 पुट किया तो देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a,0 मिल गए। ठीक है, यस सर। अगर हमने थीटा को पाई ले लिया तो पॉइंट यानी कि यहाँ पहुंच जाना चाहिए, यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -a,0 मिलने चाहिए, वही मिल रहे हैं। थीटा को π/2 लिया तो पॉइंट यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, a मिलने चाहिए, तो थीटा को π/2 पुट करने से 0, a पॉइंट ही मिल रहा है। तो थीटा के अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है, ये नोट किया। नेक्स्ट पेज करूं? अरे सर एक सेकंड। 1 सेकंड। And last form is general circle. सर मतलब हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में 2 इक्वेशन है, एक x के लिए और एक y के लिए। दो इक्वेशन नहीं, सर्कल की इक्वेशन का मतलब तो यही है कि ये जो हमने लिखा है ना, दिस इज हाँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ से जब हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू जो x1 प्लस r cos थीटा और y का वैल्यू y1 प्लस r sin थीटा है, वो इस सर्कल पे लाई करने वाला कोई सा भी एक वेरिएबल पॉइंट है। हाँ। इनफैक्ट किसी भी कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म यही होता है। जैसे पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। तो इसका मीनिंग यही है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही अपने आप में, वेयर t इज अ पैरामीटर। और ये वाले क्वेश्चन पता नहीं मैंने पहले डिस्कस किया नहीं कि जब भी हमें कोई भी पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व गिवन है और उससे हमें कार्टेशियन फॉर्म में कर्व की इक्वेशन चाहिए तो हमें पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब समझ आ रहा है कि इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, ओनली एक्स वाई, पैरामीटर नहीं आना चाहिए। तो अगर हमें पैरामीटर नहीं चाहिए दैट मींस जस्ट एलिमिनेट दैट पैरामीटर जो भी गिवन है। अभी डन ये वाला पेज। नेक्स्ट इज जनरल सर्कल, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। सर पॉइंट नंबर 3 क्या था? डायमेट्रिक फॉर्म।
सर तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें एक इक्वेशन नहीं मिल सकता है, जैसे सेंटर रेडियस फॉर्म में होता है ये, ऐसे जैसे इक्वेशन है एक। नहीं, तो वो सर्कल का वे मैं बोल रहा हूँ, सर्कल का इक्वेशन तो वो एक ही है। मतलब कि अगर ये बोले ना कि राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा अलग अलग मिल रही हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है, यानी कि समझ गया। सर्कल पे लाई करने वाला कोई सा भी वेरिएबल पॉइंट। सो यहाँ पे y x पे डिपेंडेंट नहीं है। वाई थीटा पे डिपेंडेंट है एंड एक्स भी थीटा पे डिपेंडेंट है, तो एक्स वाई हाँ भी सर, डिपेंडेंट हो गए। हाँ सर समझ गया। अगर रेडियस 0 हो गया तो फिर क्या हो गया सर्कल का? सर्कल को हम पॉइंट सर्कल बोल सकते हैं इफ रेडियस इज इक्वल टू 0। मैं एक बार थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिख देता हूँ सारे, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एंड थर्ड पॉइंट इज कि इफ रेडियस दैट इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज नेगेटिव, देन इमेजिनरी सर्कल। सर सी क्या है यहाँ पे? अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ सर अर्नब ये ठीक, इमेजिनरी सर्कल मतलब मतलब कि वो इमेजिनरी नंबर से बना हुआ एग्जिस्ट नहीं रहेगा कर क्या? रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सर सिंपली वो 2hxy है ना? हाँ, ये तो अपनी जो जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो अपन ने स्ट्रेट लाइन में यूज करी है वही है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c इक्वल्स टू 0। और एक बार देखना, फिर उसके बाद नोट कर लेना कि हमने अभी सेंटर रेडियस फॉर्म में जो सर्कल लिखा था वो ये था। ओपन किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x x1 माइनस 2y y1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे बन रहा है। यानी कि जब हमने इसको ओपन किया तो इसमें टर्म्स क्या क्या आ रही हैं? एक्स स्क्वायर वाई नेट स्क्वायर का जीरो टर्म आ रहा है, होगा। एक मिनट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, एक्स का टर्म आ रहा है, वाई का टर्म आ रहा है, और रिमेनिंग सारा कांस्टेंट आ रहा है। x1 y1 और r तो नंबर्स होंगे, x1 y1 सर्कल का सेंटर के xy कोऑर्डिनेट्स और r रेडियस, तो ये पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने इस कंप्लीट इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c वाले फॉर्म में लिखा कि हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म चाहिए, एक्स एंड वाई का भी टर्म चाहिए, और एक कांस्टेंट चाहिए। तो इस तरह से लिख दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, तो कंपेयर करने के बाद सेंटर और रेडियस समझ आ गया क्या? कि सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ। पहले ये देखो कि सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज माइनस जी माइनस एफ। क्लियर है क्या? यस सर। और फाइंड करने के लिए क्या किया कि हमने एक्स एंड वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको डायरेक्टली इक्वेट कर दिया। हमने इससे पहले जब भी टू इक्वेशंस को कंपेयर किया है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट किया था, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इन दिस केस भी एक्चुअल में तो हमने कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल किया, बट कैसे? एक्सक्यूज मी सर, सर आपने माइनस जी और माइनस एफ क्यों लिया? मतलब जी और एफ भी तो हो सकते हैं। नहीं हो सकते ना, माइनस जी माइनस एफ ही होंगी। तो कैसे लिया कि हमने, अगर हम कौन सी इक्वेशंस की बात करें, और मैं इसको वापस से लिखता हूँ, इसको ये रेड हटा के, कि हम एक तो ये वाली जो इक्वेशन है एंड एक जो इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई स्क्वायर का, एक्स का, वाई का, अभी सभी को समझ आ रहा है, एंड कांस्टेंट। और अब देखो x1 का वैल्यू
माइनस जी आ गया, और x1 क्या था, सर्कल का सेंटर का x कोऑर्डिनेट, तो सेंटर इज माइनस जी एंड y कोऑर्डिनेट इज माइनस एफ। तो अभी ये वाला पॉइंट सर्कल का सेंटर का x एंड y कोऑर्डिनेट समझ आ गया। रेडियस की बात करें तो उसके लिए जब हमने कांस्टेंट को लिया तो ये आ रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू c, और x1 ऑलरेडी माइनस g के इक्वल है, तो x1 स्क्वायर जो है वो g स्क्वायर के इक्वल हो गया, y1 स्क्वायर f स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो r स्क्वायर का वैल्यू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c आ गया, यानी कि रेडियस का वैल्यू रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c आ गया। लेकिन ये सर्कल को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इफ रूट के अंदर की क्वांटिटी इज पॉजिटिव देन सर्कल का रेडियस जो है वो एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाएगा। इफ रूट के अंदर का क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 तो रेडियस 0 हो गया, तो इसका मतलब कि एक पॉइंट सर्कल बन गया, मतलब एक पॉइंट बन गया कुल मिला के, और उस पॉइंट को ही हम पॉइंट सर्कल बोल रहे हैं। और वो पॉइंट कौन सा बन गया, जो सेंटर है। तो दिस इज अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल। एंड इफ रूट के अंदर का क्वांटिटी इज नेगेटिव देन इमेजिनरी सर्कल। ये तो इस जनरल सर्कल की बात हो गई। अब हमने पहले भी कहा था कि कोई सा भी एक सेकंड डिग्री का जो जनरल कर्व है ना, दिस कर्व विल रिप्रेजेंट ऑल different type of curves, circle, parabola, ellipse, hyperbola under different conditions। तो in this case अब हम क्या कंडीशन लगाएं कि ये कर्व एक सर्कल की इक्वेशन बन जाए, अब बताओ। सर आपने जनरल सर्कल का इक्वेशन लाया कहाँ से? अभी तो बताया था। नहीं, जी और एफ के टर्म्स में वो कैसे लाया? क्योंकि यहीं से तो लाए, यहाँ से ओपन किया, ये बना। तो हमने ये तो बोला था कि हमें एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का टर्म चाहिए, एक्स का टर्म चाहिए, वाई का टर्म चाहिए और कांस्टेंट चाहिए। तो एक्स का टर्म का कोफिशिएंट हमने 2g ले लिया, ऐसे एज्यूम कर लिया। वाई के टर्म का, ठीक है, समझ। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट कंडीशन कि सिंस हम बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन इज कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इनका इक्वल टू 1 होना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं मैं बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये है। एंड सेकंड कंडीशन कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये तो अपन बोल रहे हैं कि ए और बी इक्वल हो जाए, और ये अपन बोल रहे हैं कि एच मस्ट बी 0। अब ऐसा क्यों कि हमने इनको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को 1 नहीं बनाया, तो हमने कहा कि 1 जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। बिकॉज अगर 1 नहीं भी है तो भी हम इजीली डिवाइड करके 1 बना सकते हैं। यानी कि अगर ये बोला जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये भी तो एक सर्कल की इक्वेशन है, और प्रॉपर इसी फॉर्म में लेके आना है। तो सिंपली 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशंस को तो किसी भी कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करना अलाउड होता है, तो 2 से डिवाइड किया तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7y 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। और ये जो लिखा हुआ फॉर्म है वो अब एग्जैक्टली इस वाले फॉर्म से मैच कर रहा है। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए एंड x इंटू वाई का टर्म नहीं आना चाहिए, तो फिर वो जो कर्व बनेगा वो सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल में भी अगर हम रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वाला टर्म की बात कर लें, तो उसके पॉजिटिव होने पे सर्कल जो है वो रियल सर्कल बन जाएगा, 0 होने पे पॉइंट सर्कल एंड नेगेटिव होने पे इमेजिनरी सर्कल। अब एक लास्ट बात कि ये जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, ये वाला पॉइंट इज वैलिड ओनली व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर 1। अभी जो मैंने लिखा था ना कि 2x स्क्वायर वाला सर्कल, वो भी है तो सर्कल, लेकिन उसका सेंटर हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे का मतलब कि माइनस जी इन दिस केस इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन। ये तो है माइनस जी का मतलब, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 with a negative sign, and minus f का meaning coefficient of y upon 2 with a negative sign, but center is minus g comma minus f if and only if
कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर इक्वल टू 1. सेम गोज फॉर रेडियस. तो अगर ये बोला जाए क्वेश्चन कि फाइंड सर सेंटर, सो बेसिकली ऊपर जो आपने इक्वेशन लिखा वो आपने सारे कोनिक सेक्शन को जनरलाइज कर दिया ना. x स्क्वायर प्लस 2xy वाला. हाँ, हाँ, ये एक सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है. ये वाली बात तो अपने लास्ट चैप्टर में करी ली थी. हाँ. और ये जो सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है एंड हाइपरबोला है, ऑल दीज कर्व्स आर सेकंड डिग्री कर्व्स, यानी कि इसी के ही सबसेट हैं. सबसेट का मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. और इनमें हम Yes. इस वाली इक्वेशन में हम डिफरेंट इनफैक्ट पेयर ऑफ लाइन भी डिफरेंट कंडीशंस लगाएंगे तो हमें ये डिफरेंट कर्व्स मिल जाएंगे. तो हमने पेयर ऑफ लाइन के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि वो जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए. अगर डिटर्मिनेंट 0 है देन इक्वेशन इज पेयर ऑफ लाइन. सर्कल के लिए कंडीशन क्या बताइए, ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं ये वाले पॉइंट्स होल्ड करने चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड बी इक्वल एंड कोफिशिएंट ऑफ x सर y पेयर मस्ट ऑफ लाइन का क्या बोला था आपने? डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. यस सर. Find center and radius of circle 2x square plus 2y square minus 6x minus 7y minus 5 equal to 0. तुम लोग बताना सेंटर पहले. तो मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप सर 6 and 6,7. नहीं फर्स्ट 3/2, minus 3/2, minus 7/4. अभी तक शिव का आंसर करेक्ट है और एक और शायद दिशिता ने बोला था, किसने बोला था, वो आंसर करेक्ट है. सेंटर अब चलो, हमने कहा कि फर्स्ट स्टेप इनफैक्ट तुम सर्कल कंप्लीट चैप्टर में ना फर्स्ट स्टेप कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर 1 नहीं है तो 1 बना लेना पहले. कई जगह ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं होता बट अपनी कभी मिस्टेक ना हो तो ये एक रूल ही बना लो कि जब भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर हमें 1 नहीं गिवन है हम पहले 1 बना लेंगे. उसका मतलब कि इन दिस केस हम अभी पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड किया तो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7/2 बाय y माइनस 5/2 इक्वल्स टू 0. और अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो सेंटर इज नाउ 3/2, 7/4. अभी देखना समझ आएगा. कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन. yes, तो sir. कोफिशिएंट ऑफ x इज -3/2 और एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव हमने अप्लाई किया है. ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर. ठीक है. और c का वैल्यू इन दिस केस -5/2 है तो रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c से रेडियस आ जाएगा. वो मैं भी नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ. तो अभी यहाँ इस वाले पेज पे जो लिखा है वो बात समझ आई. और ये नोट भी कर लो सभी लोग जिन्होंने नोट नहीं किया है. सर ये इमेजिनरी सर्कल वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रहेगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं रहा. इमेजिनरी का मतलब बस यही था कि सर्कल एग्जिस्ट नहीं कर रहा. हम ये बोल सकते हैं सिंपली कि सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. ठीक है सर. अभी नेक्स्ट पेज कर दूं. सर तो मतलब अगर वो कंडीशन मैच नहीं है तो कोई भी कर्व का वो फॉर्मूला नहीं है. हाँ, ये तो अपने पास जो हमने भी 5 कर्व्स की बात की है वो स्टैंडर्ड कर्व्स हैं. अगर मान लो वो सेकंड डिग्री का इक्वेशन इन 5 कर्व्स की जो कंडीशन है उनमें से किसी को भी मैच नहीं कर रहा तो मतलब कि कोई अलग ही कर्व बन रहा होगा व्हिच इज नॉट स्टैंडर्ड कर्व. तो ये वाला इमेजिनरी का कंडीशन अगर नहीं पास करे तो कोई दूसरा कर्व बनेगा कि कोई कर्व बनेगा ही नहीं? कोई कर्व बनेगा ही नहीं. कैसे नहीं बनेगा मैं बता रहा हूँ. देखो नेक्स्ट पेज. तुमसे ये बोला जाए, अब मैं थोड़ा अलग ही बात कर रहा हूँ कि अगर ये बोला जाए कि x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 25। तो सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है। समझ आ रही है बात? सर्कल Yes, की sir. जो इक्वेशन है उसका सेंटर कितना, 2,3 रेडियस, पाई। ठीक है, ये वाली बात सबको समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट कि अब 25 के प्लेस पे 0 लिखा हुआ है, तो अभी ये एक पॉइंट सर्कल की इक्वेशन बन गई। मतलब कि अभी सेंटर तो अभी भी 2,3 है, लेकिन रेडियस इज इक्वल टू 0। यहां तक भी बात क्लियर है। थर्ड सिचुएशन, अब हमने जो राइट साइड वाला कांस्टेंट है उसको कर दिया -35। तो अभी ऐसे कुछ हो गया, और हम क्या बोलते हैं, सिंपली दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके 0 बन जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन है जब g² + f² - c का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो ये नॉट पॉसिबल है। मैंने इमेजिनरी सर्कल क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम रेडियस के फॉर्मूले से जा रहे हैं तो फिर इन टर्म्स ऑफ आयोटा हमें रेडियस मिल रहा है, और आयोटा के टर्म्स में जो नंबर मिलता है वो अपन इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसलिए। अदरवाइज प्रॉपर्ली हम बोले तो कि यहाँ पे हम नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, रियल सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नो रियल सर्कल। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन का रेडियस और लिख देता हूं, तो √g² + f² - c, तो रेडियस इज √9/4 + 49/16 + 5/2। ठीक है, -g और -f हमने सेंटर लिखाई है, और ये रेडियस आ जाएगा। तो इसको कितना हुआ है कैलकुलेशन करने के बाद, 50 + 10, 50 तो + 36 होगा ना फर्स्ट वाला? क्या होएगा, 36। फर्स्ट हाँ 36। अभी अपना अपन 2-3 क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से कर रहे हैं। सर्कल whose area is 154 square units and equation of 2 diameters, एक तो है 2x + y = 5 एंड एक है 4x - 3y = 5। बताओ। तो एरिया से रेडियस मिल जाएगा और डायमीटर्स के इसको इंटरसेक्शन से सेंटर मिल जाएगा। कैलकुलेशन करके क्विकली आंसर बताओ। तो मेंस और एडवांस में पाई 22/7 देता है क्या? हाँ, अगर नहीं दिया है तो हमें पाई को पाई यूज करना है। पाई का मतलब, अगर देखो ऐसे वैसे तो पाई को पाई ही यूज करना है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें आंसर डेसिमल में है, तो फिर पाई की वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली 3.14 यूज करते ही हैं, वो यूज करेंगे। तो इस, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें यही होता है कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना है। हाँ सर। रेडियस 7 आ गया। Sir, x - 2 square plus y - 1 square is equal to 196.
रेडियस 7 नहीं आ रहा क्या? हाँ सर 7। तो फिर 49 आएगा ना। सर इसमें 2 डायमीटर क्यों दिया आपने? अच्छा, ताकि 2 इक्वेशन मिल जाए। यस सर। हाँ ठीक है। अ, और सभी लोग देखो, सेंटर यानी कि इसका 2,1 आ रहा है, तो 2,1 ही आ रहा है क्या? तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 3 आ रहा है फाइनल इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन के ये दोनों नहीं, -3 नहीं आएगा। ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। ये वाला आंसर जो मैंने लिखा है, या फिर इसको ओपन करके लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 2y, और ये बन रहा है +5 माइनस 49, यानी कि -44। बिकॉज रेडियस 7 आया था। तो इस तरह से ये दोनों आंसर जो है वो सेम आंसर्स हैं, और दोनों में से जो भी लिखा है ऑप्शन में वो करेक्ट है। अभी कोई डाउट किसी को पूछना है इस क्वेश्चन में? हमने सबसे पहले एरिया की हेल्प से रेडियस फाइंड किया, स्टेप 1। एनी डाउट? पाई आर स्क्वायर इज 154 एंड पाई का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22/7 है। तो ये सॉल्व किया तो आर स्क्वायर 49 आ गया, आर का वैल्यू 7 आ गया। ये हो गया स्टेप 1। सर्कल की इक्वेशन के लिए अपना एम यही था कि कैसे भी करके हमें सेंटर एंड रेडियस दोनों चीजें मिल जाएं। तो रेडियस फाइंड कर लिया, सेंटर क्या है, 2 डायमीटर्स गिवन है, तो इन दोनों डायमीटर्स की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा। तो हमने सेंटर 2,1 फाइंड कर लिया। एक्सक्यूज मी सर, सर एक और मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, वो जिसमें मतलब डायमेट्रिक फॉर्म, जिसमें मतलब डायमेट्रिक फॉर्म में हमें डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, यहाँ पे नहीं पता। समझ आ रहा है? हाँ सर, क्योंकि इक्वेशन नहीं पता है सर। यस इक्वेशन तो पता है, पर डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। डायमीटर की इक्वेशन पता है। यस एंड यस। सर सेंटर इज -g -f यूज करके, एंड रेडियस को भी करके यूज कर सकते हैं ना, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इक्वल टू रेडियस। इन दैट केस तुम्हें जीएफसी में 3 इक्वेशंस बनानी होंगी, फिर जीएफसी सर सॉल्व हो जाएगा। सर 2 ही इक्वेशन काफी है ना, अच्छा, सेंटर से तुमने g एंड f मिलेगा एंड c हाँ c ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ क्या सही बोला। सर एक सर हम बार ऐसे कर ये वाला सकते हैं क्या? मेथड बता सकते हैं? इसने ये बोला कि हमने सेंटर तो ऐसे ही फाइंड किया जैसे अपन ने फाइंड किया अभी, हाँ लेकिन जब सेंटर 2,1 आ गया तो इसको जनरल सर्कल वाले सेंटर से कंपेयर किया, तो जी का वैल्यू -2 और एफ का वैल्यू -1 मिल गया। ठीक है। हाँ और उसके बाद रेडियस जो 7 आया था, उससे सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हाँ माइनस सर। सी। ठीक है। हाँ, और फिर कुछ कह रहा था? एंड देन सर उसको जनरल इक्वेशन में डाल देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एनी अदर डाउट, एनीवन? ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा सर, ये बेटर। अरे पर ये वाला क्वेश्चन जेई पूछने वाला है नहीं ना, तो मेंस ना एडवांस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जेई के अकॉर्डिंग। हाँ सर, ये तो बहुत ज्यादा कुछ सिंपल हो गया। तो अभी हमारा मेन तो ये था कि हमें अगर सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो सेंटर और रेडियस अगर मिल सकता है तो हम वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है। लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन इस तरह की गिवन होती है कि हम सेंटर और रेडियस फाइंड नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल of triangle OAB where O is origin and A and B are intersection points of line 3x plus 4y equal to 12 with
कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, समझो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। सर यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा सर, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हमारा हाइपोटेन्यूज का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक बात है कि इन दिस केस अगर ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लाइन है 4,0 and 0,3 4,0 एंड 0,3 पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे ये बोला है कि हमें इस ट्राइंगल के सरकम सर्कल का इक्वेशन चाहिए, यानी कि वर्टेक्स ओ ए एंड बी तीनों से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो हमें डायमीटर मिल जाएगा सर पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से? अच्छा नहीं, ओके ठीक है, अगर तुमने इतना ही सोच लिया तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई क्यों? सर वही तो डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स मिलेगा उसको, फिर हाँ, सीधा सीधा डायमीट्रिक फॉर्म में डाल देंगे। AB इज डायमीटर। ए वाला पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, बी वाला पॉइंट भी ऑलरेडी पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमेट्रिक फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब तो सेंटर एट ओरिजिन है, और ये वाला सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन है, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है अर्षित? सर लेकिन फिर ऐसे केसेस में C 0 हो जाता है ना सर? ऑब्वियसली अगर सर्कल या कोई भी कर्व ओरिजिन से पास करेगा तो उसका कांस्टेंट तो 0 हो ही जाएगा। अब एक बार वापस से देखना है इस क्वेश्चन को। इन दिस केस मेन ऑब्जर्वेशन यही था कि ट्राइंगल OAB इज राइट एंगल ट्राइंगल। इफ ट्राइंगल OAB इज राइट एंगल ट्राइंगल, देन AB जो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, दैट बिकम्स डायमीटर ऑफ सर्कल। और सिंस हमें A एंड B के कोऑर्डिनेट्स ही पता है, यानी कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, तो हमने डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखा। ये इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, मेथड 2 जो हर्षित ने बोला है, अगर हम बिल्कुल हो जाएगा इस मेथड से कि अगर हम सर्कल की इक्वेशन को लेट द सर्कल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और हमें अब GFC फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कराओगे तो देखो इक्वेशन नंबर 1 पासिंग थ्रू पॉइंट 4,0 4,0 से पास कराया, तो इक्वेशन नंबर 2 and passing through 0,3 इक्वेशन नंबर 3। इन दिस केस अगेन इक्वेशंस जो है वो सिंपल बनती हैं, लेकिन अगर कोई रैंडम पॉइंट्स हैं तो फिर इक्वेशंस जो है थोड़ा GFC में ज्यादा ही थोड़ी मिक्स बनेंगी, एंड इन दैट केस हमें फिर GFC को सॉल्व करना होगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, फिर GFC की जो वैल्यूज आएंगी उनको यहाँ पुट करके हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। मेथड 2 भी समझ आ गया क्या? बट मेथड 1 इन दिस पर्टिकुलर केस सिंपल था। थर्ड इक्वेशन में 6f होगा ना? हाँ, पर्टिकुलर केस क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इन दिस केस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर हमें कोई से भी दूसरे ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल का सरकम सर्कल फाइंड करने को बोला जाए तो फिर हम ये वाला मेथड यूज करेंगे कि 3 GFC की टर्म में हमने एक सर्कल एज्यूम कर लिया और उसको उन तीनों वर्टिसेस, ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उनसे पास कराया, और सर्कल का 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करके GFC फाइंड कर लिया। हमने इस लाइन को विद x एक्सिस एंड विद y एक्सिस सॉल्व कर लिया, तो x एक्सिस का इक्वेशन इज y = 0, तो y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 0.4,0 आ गया। ऐसे ही 0,8। सर लेकिन लिखा कहाँ है कि 3x + 4y = 12 पे लाइन डायमीटर है? तो आगे तो बोलो। अच्छा, नहीं तो आपको कैसे पता चला कि AB डायमीटर है? AB डायमीटर इसलिए पता लगा बिकॉज पॉइंट O पे राइट एंगल बन रहा है। हाँ सर मेथड 2 में इक्वेशंस कैसे आए? सर्कल को GFC की टर्म में एज्यूम कर लिया, फर्स्ट स्टेप, गॉट इट? यस। इसके बाद
दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 0,0, तो x एंड y के प्लेस पे 0 0 रख दिया, तो देखो ओनली c इक्वल टू 0 आ रहा है। दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 4,0, तो x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 0 पुट कर दिया। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन पासिंग थ्रू 0,3। ओके सर। एनी अदर डाउट? तो अभी अपन डिफरेंट फॉर्म में अभी इक्वेशंस जो अपने डिस्कस किए हैं उन पे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज अपन ने सबसे पहले तो सर्कल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो तुमने 10th स्टैंडर्ड तक डिस्कस की होती हैं ऑलरेडी, वो डिस्कस किए थे अपन ने। फिर सर्कल की इक्वेशंस लिखी। फर्स्ट फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, देन आफ्टर दैट डायमेट्रिक फॉर्म। फोर्थ वन इज पैरामेट्रिक, अपन ने भी इसका कोई क्वेश्चन किया नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिफ्थ फॉर्म इज जनरल सर्कल, और फिफ्थ फॉर्म के लिए अगर हम सर्कल को x² + y² + 2gx + 12y+ ले रहे हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² y² 1 हमने बना रखा है, तो इन दैट केस सेंटर इज -g - f एंड रेडियस इज √g² + f² - c। फिर हमने ये बोला कि बेसिक में सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें कैसे भी करके सेंटर और रेडियस मिल जाए। अगर सेंटर रेडियस फाइंड करने में लग रहा है कि कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो फिर सेकंड अप्रोच यही वाला है कि हम सर्कल की इक्वेशन को जनरल सर्कल के फॉर्म में एज्यूम कर लें इन टर्म्स ऑफ GFC, और फिर गिवन इंफॉर्मेशन से G, F एंड C के टर्म्स में 3 इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अपन आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं। ऑब्वियसली आज सर्कल का कोई होमवर्क नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास जो अपनी कल है उसमें हम स्ट्रेट लाइन का जो बुकलेट है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है यस सर कहाँ तक डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेट लाइंस? मिनी मतलब मैंने कल बताया भी था कि इन चैप्टर ऑल इन चैप्टर्स एंड एक्सरसाइज 1A मिनिमम इतना तो हो ही जाएगा, इतना तो कर ही लेना, और अगर इसके आगे भी अगर तुम कर सकते हो तो कर लेना, डाउट्स तो मैं बता ही दूंगा। ओके सर आपके पास क्या स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चंस के ऐसे सॉल्यूशन का कोई PDF है क्या सर? हाँ सर वो स्ट्रेट लाइन के सॉल्यूशंस का PDF तो नहीं है। ओके सर। सर तो अगर मेथड 2 में भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो x² + y² - 4x - 3y = 0 आएगा क्या? बिल्कुल, यानी कि सॉल्व करने के बाद पक्का बात है कि C तो जैसे 0 आ ही गया, सॉल्व हाँ। इस केस में तो कैलकुलेशन सिंपल है, इजीली कर ही लो ना। C 0 आ गया, तो देखो इस हाँ। इक्वेशन में C को 0 पुट किया तो G कितना आ गया बोलो? 2 -2 आ गया। हाँ हाँ और ऐसी थर्ड इक्वेशन में C को 0 पुट किया तो F का वैल्यू -3/2 आ गया। यस सर। पुट करोगे तो देखो x का कोफिशिएंट सिंस 2g है तो x का कोफिशिएंट -4 बन जाएगा, y का कोफिशिएंट 2f है तो y का कोफिशिएंट -3 बन जाएगा, और कांस्टेंट 0 है, तो सेम इक्वेशन आ गई। सर और वो इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें x और y का x² और y² का कोएफिशिएंट 1 से बड़ा रहता है, वो सर्कल स्टिल रहता है ना? वो सर्कल रहता है कि नहीं? क्योंकि वो पिछले सर्कल क्वेश्चन रहता है। कंडीशन इज कि कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² शुड बी इक्वल। अब वो 1 से बड़े हो 1 से छोटे हो कुछ भी हो 0 नहीं होने चाहिए, अच्छा इक्वल होने yes, चाहिए और नॉन जीरो होने चाहिए। अगर yes. नॉन, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल भी लिया था तो यहाँ पे भी देख लो, इस वाले केस में 2 से डिवाइड किया तो इस स्टैंडर्ड सर्कल की जनरल सर्कल की फॉर्म yes, में sir, कन्वर्ट समझ गए। yes sir. चलो फिर अपन नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल सर्कल्स का कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, ओनली स्ट्रेट लाइन का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाय सर। चलो ओके बाय।